गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में क्या है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास मिलता है वो मिलता है परिवर्तन। क्या मिलता है आपका? परिवर्तन। यहीं से समझ में आएगा आपको रासायनिक अभिक्रिया कहां पे होती है। तो देखिए, तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी परिवर्तन होते हैं उसको गौर से देखिए आप। सर, परिवर्तन क्या चीज होता है? तो परिवर्तन मतलब चेंजिंग आना। किसी भी चीज में आप चेंजिंग देखते हैं ना, उसको परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए कि आपके पास क्या था, कागज था। कागज को मोड़ के यानी कि आप उसको एक डिजाइन करके क्या बना दिए, नाव बना दिए। तो आपने जो कागज से नाव बनाया, कागज से क्या बनाया, नाव बनाया, यह भी एक क्या है, परिवर्तन है। तो पहले कागज था, क्या बन गया, नाव बन गया। या फिर इसी तरह से आप घर में देखे होंगे, ठंडी के दिन में ऐसा देखे होंगे आप कि जल को आपने फ्रिज में रखा होगा। जल को आपने किस में रखा, फ्रिज में रखा। और जैसे फ्रिज में रखा तो कुछ देर के बाद ये किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। तो यहां भी एक परिवर्तन हुआ ना कि पहले जल था, अब क्या बन गया, बर्फ बन गया। इसी प्रकार से आपने देखे होंगे ठंडी के दिन में कि किसी के पास ऊन खरीद के कोई लाया और इसके बाद उसको अच्छी तरह से गूंथ करके स्वेटर बना दिया, ठीक ना। तो यहां भी एक परिवर्तन हुआ कि पहले ऊन था, अब क्या बन चुका है, स्वेटर बन चुका है, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ये जो बर्फ था, मार्केट से बर्फ खरीद के लाए, ठीक है, और उसको आपने गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद ये किस में बदल गया, जल में बदल गया। तो यहां पे जितना भी आपका चेंजिंग आया है ना, तो ये एक टाइप का चेंजिंग है। देखो इसमें कैसा चेंजिंग है, ध्यान से देखिएगा। पहले कागज था, फिर नाव में बदल गया। फिर देखो तो नाव को खोल के आप फिर से कागज बना सकते हैं ना। इसी प्रकार से देखिए, पहले आपके पास जल था, जल से बर्फ में बदल चुका है। अब उसको फिर से गर्म करेंगे तो बताइए बर्फ से फिर से जल में बदल जाएगा ना। अब यहां पे देखिए, पहले ऊन था आपके पास, अब स्वेटर बन चुका है और स्वेटर को खोल के फिर से ऊन प्राप्त कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से बर्फ से आपका जल बन गया है। बर्फ मार्केट से खरीद के लेके आए, वो पानी में बदल गया, फिर से उसको फ्रिज में रख दो, फिर से वो जल बन जाएगा, सॉरी बर्फ बन जाएगा। तो यहां पे वैसा परिवर्तन देख रहे हैं आप जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस परिवर्तन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं आप, यानी कि पहले जिस अवस्था में था फिर से उस अवस्था में आप ला सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन इधर देखने को मिला। अब देखिए एक नया परिवर्तन आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए आपके घर में दूध था, ठीक ना, और आपके घर में किसी व्यक्ति ने दूध से दही बना दिया। उसको दूध से क्या बना दिया, दही बना दिया। तो अब देखो यहां पे दूध था आपके पास, इसके बाद वो दही बन गया। तो यहां भी एक परिवर्तन हुआ है ना, यहां भी एक परिवर्तन हुआ ना, पहले दूध था अब दही बन गया। इसी तरह से आप देखिए कच्चा आम, मान लीजिए कि पेड़ में कच्चा आम था और वो पक गया। वो क्या हो गया, पक गया। तो अब पहले कच्चा आम था, अब पक गया। तो यहां भी एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। या फिर आपने भोजन किया और वो भोजन क्या हो जाए, पच जाए। भोजन क्या हो जाए, पच जाए। जैसे कि भोजन का पचना, भोजन हमारे शरीर में पच गया। तो जो भोजन था और जो पचने के बाद बना, वो दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास कोयला है घर में और कोयला को आपने क्या किया, जला दिया। कोयला को आपने क्या कर दिया, जला दिया। तो कोयला जो जल गया, तो पहले कोयला था और जलने के बाद क्या बन गया, राख बन गया। तो वहां भी एक परिवर्तन, चेंजिंग दिख रहा है आपको। इसी प्रकार से आपके घर में मान लीजिए कि लोहा का एक छड़ बाहर निकला हुआ था। घर जो बनाया आप, उससे एक बाहर में छड़ निकला हुआ था, या फिर छत पे छड़ जो है बचा रह गया आपका, और उस पे क्या हो जाए, जंग लग जाए। उस पे क्या हो जाए, जंग लग जाए। तो पहले देखिए एकदम शुद्ध लोहा था जो कि आपका चमकीला था, ठीक ना, जो चमक रहा था, और कुछ दिन के बाद उस पे भूरा लाल टाइप का उस पे जो है परत बैठ गया। तो वहां पे क्या हो गया, लोहे में क्या हो गया है, जंग लग गया है। तो अब जो इस तरह के परिवर्तन आपके पास आया, यहां भी देखिए इससे बिल्कुल ये अलग परिवर्तन है। कैसे, देखो मान लीजिए आपके पास दूध था और दूध से दही में बदल चुका है। क्या दही से फिर से दूध में कन्वर्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो ये वैसा परिवर्तन आपको दिख रहा है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए कच्चा आम था, कच्चा आम से पका आम हो गया। क्या पके हुए आम से फिर कच्चा आम बना सकते हैं आप? क्या
नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से भोजन आपके शरीर में पच चुका है, अब उस पचे हुए भोजन को फिर से भोजन बना सकते हैं आप क्या? नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से कोयला जल चुका है तो जले हुए राख से आप कोयला तो नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से लोहा में जो जंग लग गया, जंग से फिर आप लोहा बना नहीं सकते हैं। तो यह इस तरह का परिवर्तन है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपने क्या देखा कि परिवर्तन कितना टाइप का हो गया बताइए? 2 टाइप का हो गया ना। एक वैसा परिवर्तन है जिसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक वैसा परिवर्तन है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों परिवर्तन को हम कहते क्या है सर? तो बताइए आप क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे सर, तो जैसे देखिए कागज से आपने नाव बना दिया, तो नाव जो बना हुआ है वो कागज का ही बना हुआ है ना, वो लकड़ी का तो नहीं बन जाएगा। या फिर कागज को अच्छी तरह से डिजाइन करके आपने फूल बना दिया, तो वो जो फूल है क्या असली वाला फूल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना, वो कागज का ही रहेगा। यानी कि इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ वही रहता है, बस उसका डिजाइन बदल जाता है। जैसे आपके पास ऊन था, ऊन से आपने स्वेटर बना दिया, तो ऊन से जो आपने स्वेटर बनाया तो वो स्वेटर ऊन का ही है, वो कोई नया पदार्थ नहीं है बल्कि ऊन ही है वो। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखिए दूध से दही बन गया, तो दूध एक अलग पदार्थ है क्योंकि वो मीठा लगता है, इसके बाद इससे तरह तरह की चीजें बना सकती हैं। दही कैसा लगता है? खट्टा लगता है, और दही में अम्ल की मात्रा आ जाती है। इसी प्रकार से कच्चा आम से पका आम आ गया, तो दोनों में अलग अलग गुण है, क्योंकि कच्चा आम आपको खट्टा लग रहा था, पका आम मीठा लगने लगा, तो दोनों में अलग अलग पदार्थ रहती हैं। इसी प्रकार से कोयला का जलना, तो कोयला पहले था आपका, तो वो क्या था? काला था, वो भारी था, और उसे जलाने के बाद उसमें प्राप्त कर सकते थे। अब कोयला जलने के बाद राख बन गया, तो बताइए राख और कोयला बिल्कुल अलग अलग पदार्थ है ना, क्योंकि राख को आप जला नहीं सकते, अब तो उससे उष्मा नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से लोहा में जो जंग लग जाता है, बहुत बच्चे को सस्पिशन आता है सर लोहा और जंग तो एक ही चीज हो जाता है। नहीं, दोनों अलग अलग है। आप प्रैक्टिकल करने के लिए कीजिएगा कि लोहा में चुम्बक सटा के देखिएगा, सट जाएगा, लेकिन उसी से आप जंग को हटा लीजिएगा और जंग में सटा के देखिएगा चुम्बक को, उसमें नहीं सटेगा, क्योंकि लोहा और जंग दोनों क्या है? अलग अलग पदार्थ है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जहां भी नए पदार्थ का निर्माण होता है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, तभी नया पदार्थ बन सकता है। नए पदार्थ के निर्माण के लिए क्या होना जरूरी है? रासायनिक अभिक्रिया होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रासायनिक अभिक्रिया होना जरूरी है। अब सर रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? तो जितना भी, जहां भी आप देखते हैं कि जिस भी परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ अगर बन रहा है, जिस भी परिवर्तन में आप देखते हैं कि वहां पे अगर नया पदार्थ बन रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर में क्या हुआ होगा? रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। तो सर ये रासायनिक अभिक्रिया किस पंछी का नाम है? तो चलो समझाते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे देखो यहां से एक उदाहरण कुछ भी उठाते हैं, जैसे लोहा का जंग लगना या लोहे में जंग लगना। तो लोहे में देखो जंग कैसे लगा था, ध्यान दीजिएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहां भी लोहा से अगर जंग बन गया है तो यहां भी क्या हुआ है? नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। अब सर नए पदार्थ के बनने में रासायनिक अभिक्रिया इसमें किधर से हो गया? हमको तो दिखाई नहीं दिया। तो चलो समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले देखो लोहा है आपका, लोहा का सूत्र होता है Fe। इसको आपने वायुमंडल में छोड़ा ना, इसको आपने क्या कर दिया? वायुमंडल में छोड़ दिया। अब वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, उससे ये क्या करती है? अभिक्रिया करती है। तो लोहा ने किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और जलवाष्प से अभिक्रिया किया। ऑक्सीजन का होता है O2, जलवाष्प का होता है H2O। इससे जैसे अभिक्रिया करेगा ये किसका निर्माण करेगा? जंग का निर्माण करेगा। किसका निर्माण ये करेगा? जंग का निर्माण करेगा।
अब यहां पे देखिए, आपको लोहे में जंग लगना आपको सिर्फ दिखाई दे रहा था कि लोहे में जंग लग रहा है, लेकिन इसके अंदर में अभिक्रिया क्या हुआ, तो अंदर में अभिक्रिया हुआ कि लोहे ने किससे अभिक्रिया कर लिया, ऑक्सीजन और जलवाष्प से क्या कर लिया, संयोग कर लिया, और संयोग करके किसका निर्माण किया, जंग का निर्माण किया। अब ये लोहा और ये जंग दोनों ही अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों आपका क्या है, अलग अलग पदार्थ है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का क्या होती है, निर्माण होती है। तो एक बात याद रहा, यहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये जो आपने देखा ना यहां पे कि यहां पे संयुक्त हुआ फिर नया पदार्थ बना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहला बात क्या सीखे कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक बात। और दूसरी बात क्या, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम कितना पदार्थ चाहिए, 2 पदार्थ चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसके लिए कितना पदार्थ चाहिए, कम से कम 2 पदार्थ चाहिए। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो कोयले का जलना, तो कोयले अकेले नहीं जल गया होगा, कोयले को भी जलने के लिए कितना पदार्थ की जरूरत हुआ होगा, कम से कम तो 2 पदार्थ की जरूरत हुआ होगा। कोयला अकेले अपने आप नहीं जलती है, कोयला को भी जलने के लिए कम से कम 2 पदार्थ का जरूरत जरूर पड़ा होगा। 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 जरूर पड़ा होगा। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे जैसे कोयला का जलना है, कोयला का क्या है, जलना है। तो अब देखो कोयला जलता कैसे है, तो कोयला में जो होती है ना, कार्बन की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है कोयला में, कार्बन की उपस्थिति है। और आपको पता है ना, कोई भी पदार्थ जलती है तो वो किस गैस की उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलती है ना। तो अब कोयले ने क्या किया, ऑक्सीजन से क्या किया, अभिक्रिया किया। यानी कि कोयला था तो कोयला स्वतः नहीं जलेगा, वो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। और जैसे ही कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो आपने देखे होंगे कि जब कोयला को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ आपका बचता क्या है, राख बचता है। क्या बचता है, राख बचता है। तो यहां पे कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, तब क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों क्या है, अलग अलग पदार्थ है। और यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। इसका गुण और इसका गुण बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। और अभिक्रिया होने के लिए कम से कम कितना पदार्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे, 2 पदार्थ ने भाग लिया। कम से कम अभिक्रिया होने के लिए कितना पदार्थ चाहिए, 2 पदार्थ चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 से अधिक भी पदार्थ है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम 2 पदार्थ चाहिए, या 2 से अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 चाहिए। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए एक उदाहरण और बताते हैं आपको। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है आपका, और हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं ना, हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम कितना पदार्थ है, देखो तो यहाँ पे 2 पदार्थ है ना। और 2 पदार्थ जब संयुक्त होके आपका बनाया H2O। अब इन दोनों का देखिए तो गुण अलग अलग है कि नहीं, देखो हम बताते हैं। हाइड्रोजन गैस एक जलने वाली गैस है, इसके बारे में समझिए जरा सा। हाइड्रोजन गैस एक जलने वाली गैस है, और ऑक्सीजन क्या करती है, जलने में सहायता प्रदान करती है। अब ये दोनों संयोग करके क्या बना दिया, जल बना दिया। और जल आग को क्या करती है, बुझा देती है। यानी कि ये दोनों जलने वाला था और ये पूरी तरह से क्या हुआ, आग को बुझा देने वाला बन गया। यानी कि इसका गुण और इसका गुण बिल्कुल अलग अलग देख रहे हैं कि नहीं। ये था कि आग को जलाएगा और ये था कि आग को क्या करेगा, बुझा देगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ और जो नया पदार्थ बनाता है, उन दोनों का गुण बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। समझे बात को। चलो, तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा ऐसे हम लोग लिखेंगे कि जब दो या 2 से अधिक पदार्थ, कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके कितना पदार्थ बनाएगा, एक पदार्थ बनाएगा, या एक से अधिक भी बना सकता है। कम से कम कितना बनाएगा, एक बनाएगा, या एक से अधिक भी बना सकता है। जैसे एक उदाहरण और देते हैं आपके पास। जैसे जब जिंक धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट से कराई जाती है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है,
तो ये दोनों दो पदार्थ लिए है ना। अब देखो अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे अभिक्रिया में कितना पदार्थ ने भाग लिया? दो पदार्थ ने भाग लिया। और बनाया कितना पदार्थ? दो पदार्थ बनाया। यहां अभिक्रिया में कितना पदार्थ ने भाग लिया? दो ने लिया, बनाया एक। यहां तीन ने भाग लिया और यहां भी दो पदार्थ बनती है। यहां भी कितना पदार्थ बनता है? दो पदार्थ बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की बारी होगी तो कम से कम कितना भाग लेगा? दो लेगा। कम से कम कितना लेगा? दो। दो से अधिक भी भाग ले सकता है। और बनाएगा कितना? तो बनाने के कंडीशन में एक भी बना सकता है या एक से अधिक पदार्थ का भी निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कैसे देंगे? तो लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करना चाहे तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में आप इस तरह से उदाहरण में दे सकते हैं, 2, 3 और चौथा उदाहरण ये दे सकते हैं। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? तो वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में आप उदाहरण में इस सभी को दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको आप उतार लीजिएगा कॉपी में। तो फिर शुरुआत जो कीजिएगा आप लोग, कॉपी जो नोट्स बनाइएगा, सबसे पहले लिखिएगा पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देके डैश देके लिखेंगे। वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद उदाहरण में दे दीजिएगा। फिर रासायनिक परिवर्तन दीजिएगा, उसका परिभाषा लिखेंगे। जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उदाहरण में ये देंगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद क्या हम लोग हेडिंग बनाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया का भी परिभाषा मैंने समझा दिया है आपको। अब रासायनिक अभिक्रिया का मैं परिभाषा लिख देता हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब कितना चाहिए? दो चाहिए या दो से अधिक भी हो सकता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करती हैं? आपस में क्या करती है? रासायनिक संयोग करती हैं। क्या करती है? आपस में रासायनिक संयोग करती है। पदार्थ रासायनिक संयोग करके नए पदार्थों का निर्माण करती हैं। नए पदार्थों का निर्माण, अच्छा, संयोग करके नए पदार्थ जो बनाएगा, कितना बनाएगा? तो कम से कम तो एक बनाएगा या एक से अधिक भी बना सकता है ना। कम से कम कितना बनाएगा? एक बनाएगा या एक से अधिक बनाएगा। तो वही संयोग करके एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये बात जरूर लिखिएगा, नए पदार्थों का निर्माण करती हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप ये दोनों दे सकते हैं। उदाहरण में मैं फिर से इसे लिख देता हूं। उदाहरण में ये दोनों क्या दे सकते हैं हम लोग सर? तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं H2 + O2 बनाएगा क्या? H2O बनाएगा। इसको मैं बैलेंस कर देता हूं। अच्छा, बैलेंस अभी नहीं करता हूं, बैलेंस आगे सिखाऊंगा इसे संतुलित करने के लिए। वैसे ये रासायनिक समीकरण है। इसी तरह से Zn + H2SO4, ठीक है, या अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। अब स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर ये क्या लिख दिए आप? रासायनिक समीकरण। ये आपका रासायनिक समीकरण है, आपको डरना नहीं है, इस चीज को याद रखिए। इसको मैं बनाने के लिए भी आगे सिखाऊंगा। तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहां पे हम लोग रासायनिक, देखो ना यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण सीखेंगे ना। तो जहां पे हम लोग रासायनिक समीकरण सीखेंगे वहीं पे हम रासायनिक समीकरण आपको बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। आपको डरना नहीं है, मैं अपने से लिख रहा हूं ना, इसी तरह से आप अपने से भी लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अपने से। ठीक है, जिसके लिए डरना नहीं, बस अभी इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया।
अब हमें क्या समझना है कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। अब देखिए तो आपके पास जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, आपके पास जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है। रासायनिक अभिक्रिया में देखो भाग कौन कौन लिया है, ये दोनों ने भाग लिया है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे भाग लेने वाला पदार्थ कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहां पे भाग लेने वाला पदार्थ क्या है, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ इधर है और नया बनने वाला पदार्थ किधर है, नया जो पदार्थ बना है। तो इस अभिक्रिया में नया पदार्थ क्या बना है, जल बना है। और इस अभिक्रिया में नया पदार्थ क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस बना है ना। तो सुनिएगा, याद रखिएगा इसे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, जो भी नया पदार्थ बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। प्रतिफल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में यही ना प्राप्त हुआ है हमें। तो अभिकारक किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। समझ में आई आपको, तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल कहते हैं। इसका परिभाषा भी लिख लीजिएगा अपने से। तो अभी परिभाषा कैसे लिखिएगा, तो अभिकारक लिख के ढेर दीजिएगा, लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिफल का परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो दोनों को हम लोग डिफाइन कर देंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण है। तो देखिएगा, कभी कभी बुक में आपको गुण के जगह पे विशेषता भी लिखा हुआ मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, या इसी को एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो अभिलक्षण में देखने को मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण कहिए, विशेषता कहिए या अभिलक्षण कहिए, ये सभी आपका क्या है, एक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे मैंने 5 गुण लिखे हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण होता है, तो पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है अवक्षेप का निर्माण और पांचवा है ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद गैस उससे रिलीज होती है, उससे गैस क्या होती है, निकलती है। जैसे आपने कोयला जलाया होगा, कोयला जलाने के बाद देखिए कोयला जब जल रहा है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसकी उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। तो कोयले का जलने में भी क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। तो गैस की उत्पत्ति, तो इसमें आप पूरा वाक्य लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये उदाहरण में दे सकते हैं आप। ठीक है, और गैस की उत्पत्ति होती है, गैस कहां जाती है, ऊपर जाती है ना, इसीलिए तीर का निशान कहां देंगे हम लोग, ऊपर देंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यह होता है कि पहले ठोस था, जैसे अभिक्रिया हुआ द्रव बन गया, या फिर पहले द्रव था अभिक्रिया हुआ गैस बन गया, या पहले ठोस था फिर गैस बन गया, या पहले गैस था फिर ठोस बन गया। तो ये कहलाता है अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, गैस से ठोस बन जाना, ये कहलाता है अवस्था में परिवर्तन। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने क्या देखा था कि आपके पास हाइड्रोजन गैस था। हाइड्रोजन क्या था, आपके पास गैस था। गैस को हम लोग जी से दर्शाते हैं, G4 गैस। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन भी क्या था, आपका एक गैस था। तो हाइड्रोजन भी गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था। तो इन दोनों ने अभिक्रिया जैसे ही किया, अभिक्रिया करके क्या बनाया, जल बनाया। क्या बनाया, जल। अब बताओ तो जल क्या है, आपका लिक्विड है। जल क्या है, आपका लिक्विड है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि गैस था अभिक्रिया के पहले, जैसे अभिक्रिया हुआ तो किसका निर्माण कर दिया, लिक्विड का निर्माण किया। तो यहाँ पे देखो तो अवस्था चेंज हो रहा है कि नहीं, गैस से ये द्रव में बदल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या देखे आपने कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होती है, यानी गैस से द्रव बन गया।
ठीक है। तो इसके पूरे वाक्य में आप क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। ये दूसरा गुण था। तीसरा गुण क्या है इसका? रंग में परिवर्तन। तीसरा गुण क्या है आपका? रंग में परिवर्तन। तो चलिए एक उदाहरण देते हैं आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट आप लोग देखे होंगे, कॉपर सल्फेट नहीं देखे हैं तो लाइव में आप जाके देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। कैसा रंग होता है? नीला। जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के एक कील को डालिएगा ना, लोहा का कोई भी कील लेके कॉपर सल्फेट में डाल दीजिएगा और डालने के बाद आप परीक्षण कीजिएगा, उसमें गौर से देखिएगा तो अभिक्रिया जैसे पूरा होगा, अभिक्रिया होने के बाद उस विलयन का नीला रंग गायब हो जाएगा और उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हल्का हरा। तो हरा किसके कारण से हो गया? फेरस सल्फेट बनने के कारण से। यानी अभिक्रिया होने के बाद फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं? गौर से देखिए तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं? देखिए नीला से रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? अभिक्रिया के पहले रंग नीला था, जैसे अभिक्रिया हुआ तो रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। तो यहां भी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो इसकी में भी पूरा लाइन लिख सकते हैं आप कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में क्या होती है? परिवर्तन होती है। ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है? अवक्षेप का निर्माण। यहां पे क्या है आपके पास? अवक्षेप का निर्माण। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके पास, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो ये दोनों अभिक्रिया करके देखिए, यहां पे ये अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। तो Ag के साथ पहले Na के साथ NO3 डालो, तो Na के साथ NO3 चला जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। और क्या अलग हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा Ag और Cl, तो AgCl बनाएगा। देखो यहां पे होता क्या है, इसको ऐसे समझाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक प्रकनली है। क्या है आपके पास? एक प्रकनली है। इस प्रकनली में मैंने क्या किया? ध्यान से देखिएगा। यहां पे सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिए और सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दिए। क्या डाल दिए? सोडियम क्लोराइड डाल दिए। तो जैसे इसके बीच में अभिक्रिया होगा ना, तो कुछ देर के बाद इस विलयन से कुछ ठोस पदार्थ आके नीचे पेंदी में आके बैठना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। इस विलयन में जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के बाद कुछ ठोस पदार्थ पेंदी में आके बैठना क्या करती है? शुरू कर देती है। ये जो ठोस पदार्थ पेंदी में आके बैठ गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अवक्षेप कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या देखा? इस रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या देखा? किसका निर्माण हुआ है? अवक्षेप का निर्माण हुआ है ना, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है अवक्षेप का निर्माण। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया होने के बाद किसका निर्माण करती हैं? अवक्षेप का निर्माण करती हैं। तो अगले पॉइंट को आप डिटेल कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का क्या होती है? निर्माण होती है। ठीक है। अब इसके बाद आपका देखिए लास्ट आपका विशेषता है उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन। उष्मा का अवशोषण मतलब क्या हुआ? उष्मा का अवशोषित हो जाना, यानी कि पहले उष्मा कुछ था, जैसे अभिक्रिया हुआ उष्मा घट गया और उसका यानी कि उष्मा का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो अभिक्रिया होने के बाद ना उष्मा और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कोयला को पहले छू के देखिए आप, नॉर्मल है टेम्परेचर, और जैसे ही अभिक्रिया होती है यानी कि जैसे उसमें आग लगता है उष्मा उसका बढ़ जाता है ना। तो उसमें क्या हो रहा है? जैसे अभिक्रिया हो रही है तो उष्मा उससे क्या हो रहा है? निकल रहा है ना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें कि उष्मा निकलती है और कुछ में उष्मा का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। जैसे आपके शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उससे बताइए उष्मा निकल रहा है या अवशोषित हो रही है? आपके शरीर से उष्मा निकल रही है, यानी कि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसी प्रकार से कोयला जलता है तो उष्मा क्या होता है? निकलता है। इसी प्रकार से आपके घर में जो गैस जलता है, एलपीजी गैस जिसमें ब्यूटेन गैस रहती है, उसमें भी उष्मा क्या होती है? निकलती है। तो वहां पे क्या हो रहा है? उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उष्मा का अवशोषण हो जाता है, यानी कि पहले टेम्परेचर नॉर्मल था और जैसे अभिक्रिया किया तो वो ठंडा हो गया, तो उसमें उष्मा का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूं, देखो जैसे जब नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है ना, जब नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं, तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया। ये अमोनिया है आपका, अमोनियम नहीं है, अमोनिया है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अमोनियम के भी बारे में। तो यहां पे -3 है तो ये क्या है? अमोनिया है। तो पहले इसका टेम्परेचर जो था वो नॉर्मल था
और जैसे अभिक्रिया किया तो ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। मान लो कि ये पहले भी ठंडा था तो ये और अधिक ठंडा हो जाएगा। तो यहां पे अभिक्रिया में क्या हुआ, यहां पे देखिएगा अभिक्रिया में क्या हुआ, ये दोनों तो अभिक्रिया किया ही, लेकिन अभिक्रिया करने के लिए इन्होंने क्या किया, उष्मा को भी खर्च कर दिया। उष्मा को भी क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी कि इन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया हुआ उसके साथ साथ उष्मा भी उसमें क्या हो गया, खर्च हो गया। और जब उष्मा खर्च हो गया तो उष्मा कम हो गया, तो उष्मा कम हो जाने के कारण ये क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं, उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। अब सर उत्सर्जन वाला एक बताइए। तो उत्सर्जन वाला तो आप जानते ही हैं, जैसे कोयला को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयला को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है ना। इसके अलावा आपको क्या देता है, तो इसके अलावा उष्मा भी देता है ना। आप कोयला को जलाते ही क्यों है, जलाते उष्मा ही प्राप्त करने के लिए ना। जैसे आप घर में कोयला जला के अगर भोजन बनाते हैं तो कोयला क्यों जला रहे हैं, ताकि उससे उष्मा प्राप्त हो, यानी उससे उष्मा क्या होती है, निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं, उष्मा निकल रहा है, यानी अभिक्रिया होने के बाद उष्मा निकल रहा है। और इसमें उष्मा क्या हो रहा था, पहले ही खर्च हो रहा था, तभी तो ठंडा हुआ। तो इसीलिए यहां पे देखना दोनों में अंतर है। इसमें मैंने प्लस उष्मा किधर लिखा, अभिकारक में लिखा है। क्यों, क्योंकि ये पहले ही उष्मा क्या हो गया, खर्च हो गया। और यहां पे प्लस उष्मा बाद में क्यों लिखे, क्योंकि अभिक्रिया होने के बाद क्या निकल रहा था, उष्मा निकल रहा था। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कि उष्मा का अवशोषण हो रहा है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं, उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, तो हम लोग इसका पूरा लाइन क्या लिखेंगे, तो रासायनिक